हेलो जी, गुड इवनिंग। तो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 और यूनिट 4, दैट इज ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आइए कुछ क्या नाम है, हमने डिटेल में ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का हमने लिया हुआ था। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जिसको हम सीजी भी बोलते हैं या जिसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपका अर्थ है उसका क्या होता है कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ हर एक बॉडी पे एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, तो उसको वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब उस उन ईच एंड एवरी पार्टिकल्स पे क्या होता है कि जो अर्थ होता है उसका ग्रेविटेशन फोर्स हर एक पार्टिकल पे लगता है। वो अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो एक तरीके से हर एक पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा होता है। और अगर हम बात करें उन फोर्सेस की, तो वो जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, जो एक हर एक किसी बॉडी के हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे लग रही हैं, ठीक है, वो एक तरीके से एक पैरेलल फोर्स के तरह काम करती हैं। अब हर एक पार्टिकल पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं, अगर हम उनको सम कर लें या उनका रिजल्टेंट निकाल लें, जो टोटल ईच पार्टिकल पे लगने वाली फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकालें, परिणामी बल निकालें, वो क्या होता है, जो परिणामी बल होगा वो जिस बिंदु पे उस बॉडी के कार्य करेगा, जिस पॉइंट पे उस बॉडी के कार्य करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र उस पर्टिकुलर बॉडी का बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर डिफिनीशन के हिसाब से बात करें, तो किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण भार कार्यरत है ना, जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार, भार कह रहा हूं, मास नहीं कह रहा हूं। भार और मास में अंतर ये होता है कि मास जो है वो किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज की जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, भार, ये ग्रेविटेशनल, एक तरीके से ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसी मास पे जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसके वजह से भार होता है। तो किसी भी बॉडी का जहाँ पे जिस पॉइंट पे संपूर्ण भार कार्यरत होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो सबसे पहला बिंदु जो है वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कभी भी जो है शेप पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस शेप पर्टिकुलर जो बॉडी है उसके शेप के बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी और पोजीशन में रखें, किसी और उस पे रखें, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बदल जाए। मतलब कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है एक तरीके से एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसको किसी भी तरीके से अगर हम प्लेस करते हैं बॉडी को, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता है ना। और ये क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्सेस होता है उनका समेशन जिस बिंदु पे कार्य करता है उसी बिंदु को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक तरीके से जो ग्रेविटी फोर्स है कि इंडिविजुअल पार्टिकल पे लग रही होती है, उन्हीं का समेशन क्या होता है, उस बॉडी का भार होता है, जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कार्यरत होता है। अब बात करें, देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा बॉडी में भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी में ही मिले, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रॉयड, जिसको आप क्या बोलते हो, परिकेंद्र। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी शेप है। अब जैसे डिफरेंट शेप की बात करें, आपका
टी शेप हो गया या आपका एच शेप हो गया, ठीक है। तो ऐसे शेप्स, ऐसे आकार जिनमें क्या होता है, थिकनेस नहीं होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेंसिटी जो हमारी होती है, घनत्व जिसको बोलते हैं, वो होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर हम घनत्व की बात करें तो हमारा घनत्व क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक टी शेप का ऑब्जेक्ट है जो कि सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी थिकनेस 0 है, थिकनेस नहीं है, केवल इसकी विड्थ और लेंथ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब थिकनेस नहीं है तो देखिए हमको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है। अगर हम डेंसिटी को रो से डिनोट करें तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम। अब अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमें मास बराबर क्या मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। मास बराबर क्या मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए जो हमारा वॉल्यूम है, जब आपका थिकनेस ही नहीं होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा ही नहीं, मतलब ये कट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तब जिस बॉडी में हमारे पास थिकनेस नहीं होगी वहाँ पे हम मास को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी होगा उसका एरिया होगा, और एरिया जिस बिंदु पे केंद्रित होगा, यानी कि उस एरिया का जो सेंटर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो उसी जो सेंटर होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र या सेंट्रॉयड के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करें परिकेंद्र या सेंट्रॉयड की, तो एक तरीके से जिस पर जो क्या नाम है, समतल समतल आकृति का वह बिंदु जिस पे संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रॉयड या परिकेंद्र कहते हैं। अगर हाँ, तो अगर हम डिफिनेशन वाइज जाएं तो किसी समतल का वह बिंदु जहां पर उस पर्टिकुलर समतल का संपूर्ण एरिया या क्षेत्रफल केंद्रित माना जा सकता है या माना जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमारा मास वेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, सेंटर ऑफ मास हमारा मास रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, और जो सेंट्रॉयड होता है वो हमारा 2D ऑब्जेक्ट के लिए होता है जिसमें हमारी थिकनेस नहीं होती है, वहाँ पे एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये होता है। ये बेसिकली आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें तो देखिए अगर किसी बॉडी में वेट है तो गुरुत्वकेंद्र होगा, और अगर किसी बॉडी में क्षेत्रफल है तो वो क्या होगा, परिकेंद्र होगा, और किसी बॉडी में अगर मास है तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, मास होता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई रॉड है, ठीक है। अभी इसका मास जो है कम्प्लीटली यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास, है ना। अब अगर बात करें, मान लीजिए इस पे
ग्रेविटी फोर्स जो है अर्थ की काम कर रही है यहाँ पे। तो जब तक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है सेम होंगे, मतलब कि सेम ग्रेविटी फोर्स लग रही है पूरे बॉडी पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम फोर्स पूरे होल बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इन केस मान लीजिए यहाँ पे हमारी फोर्स जो है वो बढ़ जाती है ना, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स अधिक है रदर देन इसके इस पार्ट के, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यानी कि जी पॉइंट वो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो जी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जो हमारा वेट होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर डिपेंड करता है, जबकि सेंटर ऑफ मास इस पर डिपेंड नहीं करता है। वो तरीके से एरिया जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो उसके पार्टिकल्स हैं या कह लीजिए जो कण है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम निकालते कैसे हैं। अब देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के लिए या गुरुत्व केंद्र या सेंट्रॉइड कह लीजिए, है ना, अगर हम बात करें प्लेन फिगर की तो वहां पे क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। और अगर हम बात करें कि ऐसे फिगर्स की जिसमें वेट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे। चलिए देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे हम किस तरीके से सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालते हैं। सो पहला मेथड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी कि एरिया के बेस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, हमारे पास टी सेक्शन, एल सेक्शन, सी सेक्शन ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि थिकनेस नहीं होती है। जब थिकनेस नहीं होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पे हम सेंट्रॉइड कंसीडर करते हैं, है ना। सेंट्रॉइड मतलब कि चूंकि थिकनेस नहीं है इसलिए मास कंसीडर नहीं होगा। मास कंसीडर नहीं होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया को कंसीडर करेंगे। और एरिया का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो अगर हम ऐसे सेक्शन में बात करें जिसमें एरिया नहीं होती है तो उसमें जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, अगर हमारी जो आकृति है, ठीक है, वो अगर प्लेन प्लेन आकृति है तो क्या होगा कि जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सेंट्रॉइड और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब कि एक ही बिंदु पे कोइंसिडेंस करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे शेप्स के लिए जो सेंट्रॉइड होता है उसको हम सी भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपको सी निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। वो प्लेन ऑब्जेक्ट है, प्लेन आकृति जिसका आपको सी निकालना है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मास नहीं होगा, प्लेन है, प्लेन में है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए वो पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। अब मानते हैं कि जो ये एरिया है वो छोटी छोटी आकृतियों में, जिनका क्षेत्रफल A1 A2 A3, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, जिनका क्षेत्रफल A1 A2 A3 ऐसे हैं, उसमें जो है डिवाइड है। अब जो कोऑर्डिनेट हैं जैसे कि स्मॉलर एरिया A1 के वो x1 और यहाँ से y1 है, ये हम O पॉइंट ओरिजिन मान रहे हैं यानी कि 0 0, और यहाँ से हम सबकी पोजीशंस को देख रहे हैं। तो अगर बात करें तो जो आपका एरिया A1 है उसका जो सेंट्रॉइड है वो
का कोऑर्डिनेट x1 a1 है, इसी तरीके a2 का कोऑर्डिनेट x2 a2 है और a3 का x3 a3 है। सॉरी, a1 का x1 y1 है, a2 का x2 y2 है और a3 का x3 y3। अब अगर बात करें जो ये डिफरेंट एरिया मिलके एक क्या नाम है कंबाइंड एरिया का निर्माण कर रहे हैं, तो जो टोटल एरिया है उसका जो सेंट्रॉयड है वो हम मान के चल रहे हैं कि x बार और y बार है। अब यही हमको देखना है कि x बार और y बार को हम किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें जो टोटल एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a1 स्मॉल a2 और स्मॉल a3 का समीशन, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3। अब देखिए, एक होता बरिग्नन ने एक प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं आघूर्ण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो किसी पॉइंट के अबाउट जो आपका एरिया का आघूर्ण होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एरिया का आघूर्ण, वो जो स्मॉल एरिया के आघूर्ण है उनके अबाउट जो आघूर्ण होगा उसका समेशन के बराबर होगा, ठीक है। वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। हमने माना कि टोटल बॉडी का जो कोऑर्डिनेट है वो x बार और y बार है, तो y बार के सापेक्ष कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा, है ना, y से x। देखिए, चलिए देखते हैं, ये देखिए y एक्सिस हमारी ये है, तो y से ये जो डिस्टेंस है ये x बार हमने मानी है, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे y के अबाउट मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बार इंटू कंप्लीट एरिया, है ना, ये बराबर क्या होगा, स्मॉलर एरिया a1 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x1 प्लस स्मॉलर एरिया a2 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x2। ऐसे जितने भी एरिया हमने लिए रहेंगे सबका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, वो आपके टोटल एरिया के क्या नाम है, टोटल एरिया के मोमेंटम के बराबर होगा, यानी कि a1 a इंटू x बार। अब यहाँ से आप x बार अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा a1 x1 a2 x2 अपान a। इसी तरीके से आपका x बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब a आपको पता है a1 प्लस a2 प्लस a3 होता है, तो a को इस फॉर्म में रख दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, x बार a डॉट x का समेशन, है ना, a1 x1 a2 x2 x3 है, तो यानी कि जितनी भी एरिया हो और जितने भी x मतलब कि उनकी एरिया की जो सेंट्रॉयड है, सेंटर पॉइंट है, उनकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उनका समेशन कर लीजिए, अपान में टोटल एरिया का समेशन रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखें तो क्या होगा, जैसे वहाँ पे था a1 x1, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं x बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ a x का x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, स्मॉलर एरिया dx, है ना, डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस ds अपॉन टोटल एरिया। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ax बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर एरिया a इंटू डी एक्स। फिर सेम चीज़ हम x एक्सिस के क्या नाम है अबाउट अगर वारिंगन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा तो इसी तरह अगर हम y एक्सिस के अबाउट लेंगे तो x एक्सिस के अबाउट लेंगे तो x से डिस्टेंस हम देखेंगे, है ना, तो x से डिस्टेंस देखेंगे तो मान लीजिए कि जो कैपिटल आपका टोटल एरिया था उसका x एक्सिस से डिस्टेंस हमारा कितना है, y बार, है ना, x से डिस्टेंस हमारा y बार है, तो y बार हम इंटू कैपिटल एरिया, ये क्या हो गया, टोटल बॉडी का जो शेप है उसका मोमेंटम हो गया। अब जो स्मॉलर सेक्शन से ये शेप बना है a1 a2, उसका भी हम इसी तरीके से मोमेंटम लेंगे और समेशन कर देंगे। तो देखिए
स्मॉल a1 इंटू उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y1, फिर स्मॉल a2 उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y2। तो इसको क्या करेंगे हम समेशन करके इक्वल कर देंगे, यहाँ से फिर हम y बार निकाल लेंगे। अब आपको पता है कैपिटल ए क्या है, समेशन ऑफ एरिया स्मॉल एरियाज। फिर इसको क्या करेंगे हम समेशन फॉर्म में लिख देंगे a1 y1 a2 y2 को a इंटू वाई। और यहाँ से आपका जो आपने कैपिटल मतलब कि जो आपकी कंप्लीट बॉडी थी उसका जो आपने कोऑर्डिनेट माना हुआ था सेंट्रॉइड का y बार, ठीक है, x से डिस्टेंस, वो आपको मिल जाएगी। वो अगर आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो y को क्या कर देंगे हम स्मॉलर डिस्टेंस dy ले लेंगे अपन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा मास बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एरिया कंसीडर किया था क्योंकि थिकनेस जो है नहीं थी, यानी कि जो हमारी शेप्स थी, हमारी आकृतियाँ थी, वो प्लेन पे थी, ठीक है। तो अब अगर ये बात करें मास की, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब मास इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, या जिसको आप क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कंप्लीट बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, ठीक है। अब इसका जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो मान लेते हैं कि मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कंसंट्रेटेड है, जिसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन से हमारा x इंटू वाई है ना। मतलब कि y डिस्टेंस से x डिस्टेंस पे है और x से y डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस स्मॉलर एरिया या स्मॉलर मास को कंसीडर करेंगे। वहाँ पे हम एरिया कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे चूँकि थिकनेस भी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम स्मॉलर मास को कंसीडर करेंगे। अब माना कि ये जो बॉडी है ये स्मॉलर मास से बनी हुई है, दैट इज M1 M2 M3, अच्छे छोटे छोटे जो मास हैं उसको मिला के बनी हुई है। तो इनके कोऑर्डिनेट मान लीजिए M1 का x1 y1 है, M2 का x2 y2 है और M3 का x3 y3 है ओरिजिन से, ठीक है। अब ओरिजिन पॉइंट हम क्या मान रहे हैं 0 0। तो बात करें अगर सेम वही वाइगनियन प्रिंसिपल पे हम अप्लाई करें और वाई एक्सिस के अबाउट जो है हम आघूर्ण निकालें, तो जो टोटल आपका मास होगा उसका आघूर्ण क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से एक्स बार डिस्टेंस ले रहे हैं, तो टोटल मास इंटू एक्स बार, ये किसके बराबर होगा, ये आपका जो स्मॉलर जो मास हमने छोटे छोटे कंसीडर किए हैं उनके मोमेंटम का समेशन। तो पहला मास है m1, तो m1 इंटू x1 इसका मोमेंटम हो जाएगा मास का। इसी तरीके से दूसरा मास है m2, तो m2 इंटू x2 दूसरा मोमेंटम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है आप x बार को निकाल सकते हैं। यहाँ पे m रखेंगे, अब चूँकि आपको पता है m क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 सारे मासेस का समेशन है। तो यहाँ से x बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा m इंटू एक्स। और अब इसको आप अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल m इंटू ये एरिया हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्टेंस लिया हुआ है मास का, सेंटर ऑफ मास का, हम वाई एक्सिस, वो हम dx ले लेंगे स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसे इंटीग्रेट कर लेंगे लिमिट रख के। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट को निकालने के लिए। तो एक्स अबाउट मूवमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी कैपिटल बॉडी है यानी कि लार्जर बॉडी है, ठीक है, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले उसका हम एक्स से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए हमने इसका मास माना हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट माना हुआ है ये जी। तो इसका अगर एक्स से डिस्टेंस देखेंगे तो y1, ठीक है। तो m इंटू वाई वन ये क्या हो जाएगा, x के अबाउट
टोटल बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा। अब ये मोमेंटम किसके बराबर होगा? स्मॉलर जो पार्ट्स हैं या स्मॉलर मासेस हैं उनके मोमेंटम के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें स्मॉलर मासेस के मोमेंटम की, तो यहाँ पे देखिए पहले मास का मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 इंटू y1, दूसरे मास का मोमेंटम m2 इंटू y2, तीसरे मास का मोमेंटम m3 इंटू y3। इसका क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे m1 इंटू y1, m2 इंटू y2 और m3 इंटू y3 ऐसे समेशन हो जाएगा। अपन m रहेगा तो m का आपको पता है m1 प्लस m2 होता है, वो क्या होता है? m के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप समेशन ऑफ m इंटू वाई अपन m रख लीजिए। अब देखिए y बार कैसे निकालेंगे? तो अब इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे? स्मॉल डिस्टेंस dy ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रल m इंटू dy बाई m। इस तरीके से हमारा जो m इंटू वाई बार बराबर समेशन इंटीग्रल ऑफ m इंटू डी वाई। ठीक है। अब m बराबर क्या है? स्मॉल m1 प्लस m2 प्लस m3। आइए इस तरीके से जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है वरीग्नेन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके एरिया और मतलब कि प्लेन बॉडी का और किसी भी 3D बॉडी का या थिकनेस वाली बॉडी का मास मोमेंटम कैसे निकालते हैं और CG का कैसे पता लगाते हैं। अब आइए इसी पे बेस्ड हम कुछ जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं किस तरीके से जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्वेश्चंस में निकालते हैं। चलिए पहला देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाए गए एल काट का गुरुत्व केंद्र आपको निकालना है, यानी कि CG निकालना है। ठीक है। अब देखिए आप कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं। ओरिजिन आप किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं अपने क्या नाम है कंफर्ट के हिसाब से, जहाँ से कम कैलकुलेशन पड़े हम उसको मानते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम पहले स्टेप्स को डिवाइड करें तो चाहे आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप ये जो सेक्शन बना है इस तरीके ले सकते हैं और चलिए देखिए एक आपका एल शेप दिया हुआ। ठीक है। मान लीजिए ऐसे कुछ आपका शेप दिया हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। ठीक है। वो इसको मान लीजिए। तो आप इस शेप को दो भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि ये पोर्शन का आप अलग से निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और इस पोर्शन का हम अलग से निकालेंगे। दो पार्ट में भाई क्या करते हैं, x1 इंटू y1, a1 इंटू x1, a2 इंटू x2, यही तो करते हैं। तो अगर एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा आप क्या कर सकते हैं,
एक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी एक बॉडी हो गई और ये आपकी दूसरी बॉडी होगी, ठीक है। दोनों केसेस में आपके आंसर सेम आएंगे। चलिए देखते हैं फिर अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एल शेप दिया हुआ है ना, 2D शेप है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मास्ट तो आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 2D शेप है, थिकनेस तो है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, एक तरीके से सेंट्रॉइड निकालेंगे। सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक सेक्शन ABCH माना हुआ है, दूसरा सेक्शन हमने क्या माना हुआ, HDFE। तो चलिए अब पहले वाले सेक्शन का अगर हम एरिया देखें तो देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 mm, और इसकी लंबाई जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, शायद मेंशन नहीं है, 120 टोटल यहाँ तक लेंथ आपको दी है, ठीक है। जो टोटल लेंथ है वो आपको 120 दी हुई है। यानी कि आपको ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो आपको 120 दी हुई है। और ये जो आपको दिया है ये 10 दिया हुआ है, ठीक। तो आप अगर दूसरा वाला केस कंसीडर करते हैं जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे पहला एरिया आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू 120 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 40 दिया हुआ है, तो देखिए नीचे से यहाँ तक 40 दिया हुआ है, लेकिन ऊपर आपको 10 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 उस केस में, ठीक है। उस केस में ये 30 हो जाएगा, ये 10 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम सेंटर ज्ञात करेंगे तो 30 है, तो इस यानी कि 15 यहाँ पे कितना होगा, 15 x1 की जगह 15 हो जाएगा, और 10 का आधा 5y, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 120 है अगर आपका, तो ये हो जाएगा 60, सॉरी पहले आप x का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 कामा 60, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गए 5 कामा 60। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बात करें y के अबाउट, तो दैट इज x बार ना, y के अबाउट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x बार। अब x बार क्या हो जाएगा, x1 इंटू A1। तो x1 आपको यहाँ पे कितना है, यानी कि x से डिस्टेंस, x एक्सिस से आपको डिस्टेंस कितना है, अब देखिए सॉरी आप x बार निकाल रहे हो यानी कि y के अबाउट निकाल रहे हैं, तो y एक्सिस से आपकी डिस्टेंस, तो y एक्सिस से आपकी ये डिस्टेंस आपको कितनी मिल जाएगी, 15। तो आपकी यहाँ से है ना, यहाँ से, और प्लस 10 तो ये भी है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 10 25, तो यानी कि 25, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 75, है ना। और प्लस अब देखिए इसी तरीके से इसका 5 और इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 300, 5 इंटू 300, 5 इंटू 300। अब टोटल एरिया 375 हो जाएगा, भाई 300 यहाँ हो गया, सॉरी एरिया हमें गलत बता रहा है ना, ये 120 है, ये 10 है, ये 120 है और ये 10 है, जस्ट हाफ हमने कर दिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा,
120 इंटू 10, तो 120 इंटू 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो हमने 300 लिया हुआ है, कितना हो जाएगा? देखिए इसका कोऑर्डिनेट 25 इंटू A1, इसकी बात करेंगे तो 30 इंटू 10 300, प्लस अब दूसरा कोऑर्डिनेट 5 इंटू एरिया, तो ये 1200, और टोटल एरिया आपका कितना मिलेगा? टोटल एरिया आपका मिल जाएगा 1200 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो टोटल कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल जाएगा। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और जो आपके बुक में दिया है इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर बुक की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जैसे एरिया पहले मान लीजिए कि ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 1 जो है इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो 10 इंटू, अब 120 टोटल लेंथ दी हुई है लेकिन 10 उसमें कम है, तो 10 इंटू आप कर देंगे 110, तो 1100 10 इंटू 1110, तो ये 1100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ से 5 मिल ही जाएगी। और बात करें y1 की, तो y1 भी आपका 5 ही है। यहाँ पे देखिए y1 भी आपका क्या है? अच्छा, अब y1 की अगर बात करेंगे तो 10 तो ऑलरेडी यहाँ नीचे से है ही है, और प्लस हाफ, तो 110 का हाफ आपको कितना मिलेगा? 55, तो 55 प्लस 10 65, ये तो आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे बात करेंगे तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10, ये देखिए ये टोटल लेंथ 40 है इंटू 10, ये आपको एरिया मिल गया। अब बात करें x2, तो 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20, ये x2 हो गया, और आपका y2 कितना हो जाएगा? 5, तो y2 आपका 5 हो गया, तो रख दीजिए x बार बराबर a1 x1 a2 x2 बाई a1 प्लस a2। अब a1 आपका एरिया 1 कितना है? 1100 इंटू x1 यानी कि x y से डिस्टेंस, तो ये 5 है, 1100 इंटू 5 कर दीजिए, और 400 इंटू 20 कर दीजिए x2 अपॉन टोटल एरिया। तो इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड सॉल्व करना है, ठीक है। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। पहला, दूसरा क्या है? चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड, किस तरीके से ग्रेविटी निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है आई सेक्शन बेस्ड, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आई सेक्शन का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए, यानी कि सेंट्रॉइड ज्ञात करिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन बॉडी है, ठीक है, यानी कि थिकनेस नहीं है, तो आपको परिकेंद्र ही निकालना पड़ेगा, सेंट्रॉइड ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो सेंट्रॉइड पे ही
लाई कर जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि सारणी बनाकर निकालिए, है ना, टेबल फॉर्म में निकालिए, टेबलो फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना होता, चीज़ें वही रहती हैं, बस आपको जैसे कि एरिया की बात करेंगे तो जो स्मॉलर सेक्शन है, जितने आप सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं उसका एरिया ले लेंगे। दैट इज, मान लीजिए आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, 4 में कर रहे हैं, तो वो एरिया आपका स्मॉल a1 स्मॉल b2 a2 स्मॉल a3 ये हो जाएगा, एक कंप्लीट एरिया हो जाएगा, है ना। तो बस वही चीज़ें हैं। उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों का एरिया इंटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए, जो आपको सेक्शन दिया हुआ है आई सेक्शन, इसमें आपको यहाँ पे 3 पार्ट मिलेंगे। पहला तो नीचे का ये जो आपका शेप है ये मिलेगा, दूसरा आपका ये मिलेगा, और तीसरा आपका ये मिलेगा। अब डिपेंड करता है आप कैसे कैसे लेना चाहते हैं, ठीक है। पहले का आप कुछ लोग करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, तो ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बेहतर तरीका ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जो एक्सिस मान रहे हैं या जो ओरिजिन एक्सिस मान रहे हैं उसको आप मिडिल से मानिए, ठीक है। मिडिल से मानेंगे, अभी बताते हैं क्यों मानेंगे। चलिए, तो देखिए अगर आप मिडिल से मान रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्सिस क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब कि जो डिस्टेंसेस होंगी सेक्शंस की वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी एक्सिस से। देखिए आपको एक आई सेक्शन दिया हुआ है, तो देखिए आई सेक्शन में बेसिकली यहाँ पे आपको 3 पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट क्या है, ये पोर्शन आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा पोर्शन आपको ये मिल गया, वर्टिकल पोर्शन, ठीक है। और तीसरा पोर्शन फिर हॉरिजेंटल मिलेगा। तो ये जो है आपको 3 पोर्शन मिलेंगे। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ से भी एक्सिस, अगर आप यहाँ से ये एक्सिस मान लीजिए, ये ऐसे आप एक तो ऐसे एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है। और एक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे बेहतर पोजीशन को कंसीडर करेंगे। बेहतर पोजीशन क्या होगी, हम अगर यहाँ से मानते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से एक्सिस मानते हैं इस पॉइंट को, तो इससे फ़ायदा हमारा ये होगा, इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा ऊपर वाले सेक्शन का, मान लीजिए ये आपका 120 दिया हुआ है, तो 60 आएगा, यानी कि ये इसी एक्सिस पे लाई कर जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से वो 0 हो जाएगी, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मान रहे हैं। तो आपके बुक में भी इसीलिए यहाँ से दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। तो आपको जो डायमेंशन दी हुई हैं वो दी हुई 120, 20 और 160। उसके अलावा नीचे भी वही क्या नाम है, डायमेंशन सेम नहीं है। नीचे वाले सेक्शन का अलग है, यानी कि 200 है और 20 है। ऊपर वाले सेक्शन का 120 और 20 है। नीचे वाले और बीच वाले का जो थिकनेस है, यानी कि विड्थ कह लीजिए, वो 20 है और हाइट 160 है। तो पहले अगर आइए देखते हैं पहले वाले का, तो एरिया की बात करेंगे पहले वाला का, तो हमारा हो जाएगा 120 इंटू 20। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एरिया निकाला, उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन का अगर एरिया निकालेंगे तो 160 इंटू 20 वो यहाँ पे है, और तीसरे वाले सेक्शन का एरिया निकालेंगे 200 इंटू 20 वो नीचे है। इसी तरीके से अब बात करें तो y से दूरी, यानी कि ये जो y एक्सिस है इससे डिस्टेंस, तो पहले का अगर आधार से डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए, यानी कि x से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। आधार यानी कि x हो गया, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तो आपको 20 है, ये 160 है और ये भी 20 है, लेकिन इसका सेंटर क्या होगा, 20 के हाफ पे ही लाई कर जाएगा ना। तो 20 प्लस 160 प्लस 20/2 वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे का बात करें
तो 20 + 160/2, और अगर तीसरे का बात करें तो 20/2। ठीक है, उसके बाद अब हम चूंकि x से हमारी सारी डिस्टेंसेस क्या है, 0 है। ओ सॉरी, y से हमारी सारी डिस्टेंस क्या है, सेंटर की 0 है, क्योंकि y एक्सिस हमारी सेंटर पे ही लाई कर रही है तीनों सेक्शन के। तो हमें केवल x से डिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक है, तो x से डिस्टेंस, x के अबाउट अगर मोमेंटम हम निकालेंगे तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा एरिया ऑफ वन, दैट इज फर्स्ट, इंटू वाई। वाई आपको 20/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20/2 यानी कि 10 और इंटू 400, तो ये 40,000 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले सेक्शन की बात करेंगे तो आपको एरिया तो आपने निकाला ही हुआ है ऑलरेडी, दैट इज 20 × 160। इसकी अब हाइट देखेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि वाई। तो y2 आपका क्या हो जाएगा, 20 + 160/2 यानी कि 100। अब 100 पे 3200 को एरिया को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3,20,100 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर तीसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो एरिया है वो 200 × 120 है, साथ ही साथ जो आपकी डिस्टेंस है यानी कि x3 वो आपको 20 + 160 + 20/2, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का हमें समेशन करके एरिया से डिवाइड करना होता है। तो ये समेशन इसका इतना आ गया और एरिया का समेशन इतना आ गया, तो सिग्मा AY/A यानी कि टोटल एरिया आपका जो वाई एक्स से कितनी डिस्टेंस पे आपका लाई कर रहा है वाई बार, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वाई बार बराबर कितना हो जाएगा, 85 mm। तो इस तरीके से जो क्या नाम है इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप कह लीजिए ग्रेविटी या सेंट्रॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर बात करें तो आपके एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आप लोग प्लीज़ उसको ट्राई करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक कोई टी सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है इसका सेंट्रॉइड ज्ञात करिए। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ये टोटल आपको विड्थ दी हुई है और लेंथ दी हुई है अपर वाले सेक्शन की, फिर थिकनेस दी हुई है, साथ ही लोअर वाले सेक्शन की भी दी हुई है 10 एंड। तो अगर आप टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि नीचे वाले का, तो नीचे वाले की ये थिकनेस 10 है और ये लेंथ आपको 80 दी हुई है। क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो 80 × 10 यानी कि इसका एरिया हो गया। अब एरिया इंटू इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर आप यहाँ से एक्सिस मान रहे हैं तो y1 कितना हो जाएगा आपका, टोटल एरिया अगर 80 है तो 80/2 यानी कि 40। तो ये देखिए 10 × 80 × 40। इसी तरीके दूसरे सेक्शन की बात करें तो जो डिस्टेंस होगी ये 80 + 10/2 यानी कि 85 इंटू एरिया। अब एरिया 10 × 40 है ना, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया 10 इंटू, पहले इसकी बात करेंगे तो 10 × 80 + 10 × 40। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो वाई बार आपको निकल जाएगा। एक्स बार क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स बार क्या है, सेंटर पे ही लाई कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, वो आप लोग ट्राई करिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।